नमस्कार बच्चों। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे थे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इसी लेक्चर में लोकतंत्र के गुण तथा दोषों पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अधिकांश विद्वानों ने लोकतंत्र को सर्वोत्तम प्रणाली बतलाया है। इस शासन व्यवस्था के प्रमुख रूप से जो गुण पाए जाते हैं उस पर हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है कि उच्च आदर्शों पर आधारित, यानी कि लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करता है। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और हर एक के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र के गुण से संबंधित अगला बिंदु है कि लोकतंत्र जन कल्याण पर आधारित है, यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन में प्रभुसत्ता अंततः जनता में निहित होती है। अतएव इसमें जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी विशेष वर्ग के हित साधन का नहीं। इसी प्रकार अगला बिंदु है लोकमत पर आधारित, यानी कि लोकतंत्र लोकमत पर आधारित होता है। चुनाव के समय प्रशासकों एवं राजनीतिक दलों को जनता की बात सुननी पड़ती है और जनता को अधिकार होता है कि उसके हित का ध्यान रखने वाले दल व प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने से इनकार कर दे। जनता के हाथों में निर्वाचन सबसे बड़ा अस्त्र होता है जो निरंकुश शासकों को भी परास्त कर सकता है। इसी प्रकार लोकतंत्र के गुण से संबंधित अगला बिंदु है सार्वजनिक शिक्षण, यानी कि लोकतंत्र राजनीतिक प्रशिक्षण का उत्तम साधन है। भाषण व समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जनसाधारण में विचार विनिमय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य सभी राजनीतिक दल निरंतर प्रचार द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। सीडी बंस के शब्दों में सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, परंतु आत्मशिक्षा की वह सर्वोत्तम शासन स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र है। इसी प्रकार लोकतंत्र के गुण से संबंधित अगला बिंदु है देश प्रेम की भावना का विकास, यानी कि लोकतंत्र में देश प्रेम की भावना का विकास होता है। अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्य जनता शासन के प्रति उदासीन रहती है, क्योंकि उसे न तो शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और न उसकी बात की सुनवाई होती है। जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत देश प्रेम की भावना का विकास होता है, क्योंकि जनता स्वयं देश की सर्वे सर्वा होती है, इसलिए वह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहती है। अगला बिंदु है क्रांति से सुरक्षा, यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। यदि शासक वर्ग अत्याचारी अथवा निकम्मा सिद्ध हो तो उसके हटाने के लिए सशस्त्र विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती। यदि बहुसंख्यक जनता उससे असंतुष्ट हो तो वह उसे सरलतापूर्वक वैधानिक उपायों से हटा सकती है। इस प्रकार से लोकतंत्र क्रांति से सुरक्षा प्रदान करता है। लोकतंत्र के गुण से संबंधित अगला बिंदु है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित, यानी कि लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र में प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता सरकार के अन्य किसी भी रूप में नहीं मिलती। लोकतंत्र कुलीन तंत्र की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए और शेष शासित होने के लिए पैदा हुए हैं, वरन यह तो जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग और संपत्ति के भेद को महत्व न देते हुए मानव मात्र की आधारभूत समानता में विश्वास करता है। स्वतंत्रता और समानता के मानवीय आदर्शों पर आधारित होने के कारण निसंदेह यही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लोकतंत्र के गुण से संबंधित
अगला बिंदु है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन, यानी कि लोकतंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक तथा आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। गार्डनर के शब्दों में लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। लोकतंत्र के दोष, यानी कि डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। यदि एक और लोकतंत्र के गुणों का विशद विवेचन किया जाता है तो दूसरी ओर अत्यंत कठिन शब्दों में इसकी भर्त्सना भी की जाती है। टैलीरेंट इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहते हैं और लुडोविसी कहते हैं कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। लोकतंत्र की आलोचना में प्रमुख रूप से जिन तर्कों का प्रयोग किया जाता है उस पर हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है कि लोकतंत्र अयोग्यों का शासन है, यानी कि लोकतंत्र इस अवधारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति शासन करने की अन्य व्यक्तियों के बराबर योग्यता रखता है। इस अवधारणा की तीव्र आलोचना की जाती है। प्लेटो का मत था कि शासन संचालन एक कला है और केवल ज्ञानी व्यक्ति ही शासक बनना चाहिए। अरस्तु का विचार था कि केवल कुछ लोगों में ही शासन करने की क्षमता रहती है। इसके प्रतिकूल लोकतंत्र विशेषज्ञों की उपेक्षा करता है। लोकतंत्री शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं और इस प्रकार लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरा बिंदु है भीड़ तंत्र, यानी कि आलोचक लोकतंत्र के विरोधी यह तर्क देते हैं कि आम जनता प्राय अनपढ़, जाहिल और गैर जिम्मेदार होती है। लोकतंत्र में उसके मन को अहमियत देने से भीड़ तंत्र को बढ़ावा मिलता है। परिणाम यह होता है कि गुणवत्ता की जगह परिमाण को प्रमुखता दी जाती है। इसी प्रकार लोकतंत्र के दोष से संबंधित अगला बिंदु है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय, यानी कि लोकतंत्र में धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है। जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है, लोकतंत्री विधानसभाओं की लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण उन कानूनों के निर्माण में वर्षों लग जाते हैं और अनेक बार तो कानून पारित होने तक आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। इसी प्रकार लोकतंत्र के दोष से संबंधित अगला बिंदु है संकट काल के लिए अनुपयुक्त, यानी कि लोकतंत्री शासन व्यवस्था संकट काल के लिए अनुपयुक्त होती है। संकटकालीन स्थिति में लोकतंत्री शासन बेकार सिद्ध हो जाता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि न तो शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं और न शीघ्रता से उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है। इसी प्रकार लोकतंत्र की आलोचना से संबंधित अगला बिंदु है मतदाताओं की उदासीनता, यानी कि आलोचक कहते हैं कि इसमें मतदाताओं में अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता रहती है। मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम होता है। इस उदासीनता के परिणाम स्वरूप सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच जाती है जो कि मतदाताओं को बहकाने में सफल हो जाते हैं। लोकतंत्र के दोष से संबंधित अगला बिंदु है नैतिक मूल्यों की उपेक्षा, यानी कि लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। चुनाव के समय विभिन्न प्रत्याशी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं और जीतने के लिए घृणित साधनों का भी उपयोग करते हैं। इसी प्रकार लोकतंत्र के दोष से संबंधित जो अगला बिंदु है वह है उग्र दलबंदी, यानी कि लोकतंत्री शासन व्यवस्था में उग्र दलबंदी पाई जाती है। कभी कभी राजनीतिक दल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अन्य दलों के खिलाफ निम्न स्तर की बातें प्रचारित करते हैं जो प्राय झूठी होती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल
देशभक्ति के स्थान पर दलीय भक्ति को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनेक दोष बताए गए हैं और इस शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के जो विविध दोष बताए जाते हैं उनमें से अनेक दोष तो वर्तमान समय की विशेष परिस्थितियों के परिणाम या मानवीय प्रकृति के परिणाम हैं। जैसे कि लावेल ने कहा है कि कोई भी शासन व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण औषधि नहीं है। इसके साथ ही एक अन्य तथ्य यह है कि अन्य शासन व्यवस्थाओं जैसे कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अधिनायक तंत्र के दोष लोकतंत्र की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक गंभीर हैं। ऐसी कोई शासन व्यवस्था नहीं है जिसे लोकतंत्र से श्रेष्ठ कहा जा सके। ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र पर अनेक आक्षेप किए जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था की खोज मानव जाति ने अभी तक नहीं की है। इन सब के अतिरिक्त डीवे, हॉबहाउस, जॉर्ज, ब्राइस और मिल जैसे लेखकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि केवल लोकतंत्र ही मानवीय व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने में समर्थ है। अतः लोकतंत्र को आज की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।